हाँ देखो, जो पिछला लेक्चर था बेटा आप लोगों का, पिछला लेक्चर में कहाँ तक बता दिया गया था, आप डीएनए में क्या क्या देख लिए थे, यानी 5 डैश और 3 डैश का मतलब क्या था, ये हमने क्या कर दिया था, आप लोगों को बता दिया था। और इसके बाद से ये भी थोड़ा बहुत बता दिया गया था कि डीएनए की खोज, पहले तो आप लोगों ने क्या देखा था कि डीएनए की खोज किसने की, यानी सबसे पहले आनुवांशिक पदार्थ की खोज किसने किया था, आनुवांशिक पदार्थ का खोज किसने किया था, तो आपको बताया गया था कि फ्रेडरिक मिस्टर थे। और आनुवांशिक पदार्थ होता क्या है, आनुवांशिक पदार्थ क्या है, हमारे शरीर में जो डीएनए है या आरएनए है वही क्या होता है, आनुवांशिक पदार्थ है। तो यानी अगर कहा जाए कि डीएनए की खोज किसने किया था या न्यूक्लिक अम्ल का खोज किसने किया था, न्यूक्लिक अम्ल भी क्या है, न्यूक्लिक अम्ल क्या होता है, हमारा डीएनए और आरएनए होता है। तो न्यूक्लिक अम्ल की खोज किसने किया, तो फ्रेडरिक मिस्टर ने किया, लेकिन इन्होंने उसको क्या कहा था, उन्होंने ये कहा था कि यह एक आनुवांशिक पदार्थ है, यानी आनुवांशिक पदार्थ की खोज किया। और उसी आनुवांशिक पदार्थ को आगे चलकर जो है एक वैज्ञानिक थे ऑल्टमैन, इन्होंने उसका नाम क्या दिया, न्यूक्लिक अम्ल नाम दिया था। इसके बाद से जब ये प्रक्रिया इन लोगों ने बता दिया तो बाद में जो है 2 वैज्ञानिक आते हैं, एक आते हैं विल्किंस और दूसरा फ्रैंकलिन। इन्होंने क्या किया कि इस न्यूक्लिक अम्ल को यानी डीएनए का एक छोटा सा भाग क्या किए, वो लिए और उसको उन्होंने क्या किया, एक प्रश्नली में रख लिया। जैसे मान लेते हैं उन्होंने, इन दोनों ने क्या किया कि इन्होंने जो है एक प्रश्नली लिया, ये मान लेते हैं कोई प्रश्नली है, और इस प्रश्नली के अंदर एक डीएनए के छोटा सा टुकड़े को इसमें क्या कर दिए, डाल दिए। और डालने के बाद से आप लोग ने देखा होगा कि एक्सरे होते हैं, एक्सरे को देखे हो, तो एक्सरे में होता क्या है कि जब एक्सरे होते हैं तो एक्सरे के दौरान जो है, जो आप देखना कि जिस भाग का एक्सरा, शरीर के जिस भाग का एक्सरा होता है, शरीर का जिस भाग का एक्सरा करना होता है उसको ठीक सामने जो है क्या किया जाता है, एक कैमरे की तरह से होता है, उसके सामने खड़ा कर दिया जाता है। अगर मान लो चेस्ट का लेना है तो उसके सामने खड़ा कर दिया गया, और पीछे क्या किया था, एक देखना ऐसे जैसे गत्ते की तरह से होता है, उसके ऊपर एक पेपर लगा होता है, उसी पर इन्होंने क्या किया, यानी यहां से एक्स किलो को जो है इस जार से गुजारा, क्या किया, इस जार से गुजारा, जैसे एक्स किलो को इन्होंने ऐसे क्या किया, इस जार से गुजारा। तो इससे गुजारने के बाद से इसका जो है प्रतिबिंब यहां पर क्या हुआ, यहां पर इसका डाटा प्राप्त हुआ, क्या हुआ, इसका एक डाटा प्राप्त हुआ या एक इमेज प्राप्त हुआ। अब यहां से ये निकला और निकलने के बाद से ये यहां पर एक इमेज को क्या कर दिया, यहां पर एक इमेज को बना दिया। आप देखते हैं एक्सरे वाले, एक्सरे को लेके देखते हैं तो उसमें एक इमेज बना होता है, नहीं हड्डियां टूटी होती है तो उसका दिखाता है कि नहीं। तो इन दोनों वैज्ञानिकों ने क्या किया कि इस डीएनए को, ये आनुवांशिक पदार्थ था, ये आनुवांशिक पदार्थ क्या था, डीएनए था, ये क्या था, डीएनए था। यानी डीएनए के टुकड़े को लेकर उन्होंने क्या किया, इस डीएनए के टुकड़े को एक्सरे किया, और एक्सरे करने के बाद से इस पे एक उसका क्या बना, प्रतिबिंब बना, एक फोटो बना। और जिससे जो है डीएनए की संरचना का क्या हुआ, पता चला। इन्होंने सिर्फ काम करने का क्या किया, यानी एक्स विवर्तन के माध्यम से, यानी एक्सरे के माध्यम से, यानी एक्स किरण विवर्तन के माध्यम से इन्होंने क्या किया कि डीएनए का एक संरचना का पता लगाया। इसके बाद से इन्होंने पता लगा के वहीं पे अपना काम कर दिया। अब इनके डाटा को कौन उठाते हैं, इन्होंने ये डाटा तो प्रस्तुत कर दिया कि भाई डीएनए की संरचना कुछ इस प्रकार की होगी, लेकिन इसके बारे में पूरा डिटेल नहीं बताया। बाद में इनके डाटा को उठा लेते हैं कौन कौन, 2 वैज्ञानिक, इनके डाटा को, इन डाटा को लेकर ये 2 वैज्ञानिक 1953 में आते हैं, वाटसन और क्रिक, और इन्होंने क्या किया, डीएनए का विधिवत से समझाने का कार्य किया। यानी इन्हीं के डाटा को उठाया और उठाकर उसको डिटेल में बताने का काम किया। उन्होंने कहा कि जो डीएनए होता है वह क्या होता है, द्विकुंडलित होता है। उन्होंने क्या बताया कि जो डीएनए होता है वो क्या होता है, द्विकुंडलित होता है।
जैसे मान लिया गया कि ये डीएनए है, ये क्या है, कोई डीएनए है, ये कैसा होता है, द्विकुंडलित होता है। क्या होता है, द्विकुंडलित होता है। यानी डीएनए को द्विकुंडलित होने के बारे में किसने बताया, किसने बताया था, पहली बात इन्होंने बताया कि जो डीएनए होता है वो क्या होता है, द्विकुंडलित होता है। और दूसरा इसमें इन्होंने ये बताया कि जो इनके अंदर एक तो नाइट्रोजनी क्षार होते हैं, यानी प्यूरिन और प्राइमिडिन के बारे में बताया। इन्होंने कहा कि जो प्यूरिन में एडेनिन होता है वह किसके बराबर होता है, थायमिन के बराबर होता है, और जो साइटोसिन होता है वह किसके बराबर होता है, ग्वानिन के बराबर होता है। यानी इन्होंने सीधी सी बात बताया था कि ये जुड़ा जो होता है, जैसे ऐसे मान जुड़ा होता है ना, ये मानते नाइट्रोजन क्षार होता है, अगर यहाँ पे क्या है, एडेनिन है, तो यहाँ पे क्या होगा, थायमिन से जुड़ा होगा। यहाँ थायमिन है तो यहाँ पे किससे जुड़ा होगा, किससे जुड़ा होगा, एडेनिन से। यहाँ साइटोसिन है तो यहाँ पे किससे जुड़ा होगा, ग्वानिन से। अगर यहाँ पे ग्वानिन है तो ये किससे जुड़ा होगा, साइटोसिन से। सिर्फ वैसी प्रक्रिया इसमें इन्होंने बताया। तो दूसरा चीज इन्होंने ये बता दिया। तीसरा इन्होंने क्या बताया, तीसरी महत्वपूर्ण चीज इन्होंने बताया कि दो नाइट्रोजनी क्षार के बीच की दूरी क्या है। यानी जो दो नाइट्रोजनी क्षार होते हैं बेटा, जैसे एक नाइट्रोजनी क्षार ये है और एक नाइट्रोजनी क्षार ये है, तो इनके बीच की दूरी को समझाने का काम किया, ध्यान रखना। यानी दो नाइट्रोजनी क्षार के बीच की दूरी को समझाने का काम किया। तीसरा इन्होंने, चौथा क्या किया, इन्होंने व्यास बताई, यानी इन्होंने इसकी पूरी व्यास बताने का काम किया कि इसकी व्यास क्या होती है। ठीक है, यानी एक तरह से हम देख रहे हैं, तो अगर हम देखेंगे तो जो वाटसन और क्रिक महोदय थे, इन्होंने डीएनए की बहुत सारी, ढेर सारी सूचनाओं को देने का कार्य किया था। जैसे बाकी लोगों ने थोड़ा बहुत केवल बता दिया कि एक साहब आए कहे अनुवांशिक पदार्थ, एक ने उनका नाम दे दिया, दूसरे ने क्या कहा कि इसकी संरचना ऐसी होती है, लेकिन कोई इसको डिटेल से समझाने का कार्य नहीं किया। बाद में जब ये दोनों वैज्ञानिक आते हैं 1953 में, वाटसन और क्रिक, इन्होंने क्या किया कि ढेर सारी सूचनाएं किसके बारे में दिए, डीएनए के बारे में दिए, और ढेर सारी सूचनाएं देने की वजह से इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला। अब कई बच्चों के दिमाग में ये बार बार खटकता रहता है कि सर मेहनत तो इन्होंने किया लेकिन नोबेल पुरस्कार इनको मिला, लेकिन भाई क्यों मिला? इन्होंने तो सिर्फ ये क्या किया था, इनकी संरचना के बारे में बताया था, इसके बारे में डिटेल तो बताया नहीं था। डिटेल बताने का काम कौन करता है, ये दोनों वैज्ञानिक। तो जब ये उसके बारे में विधिवत अध्ययन करते हैं, अधिकांश जानकारी प्राप्त करते हैं और उस जानकारी को हमारे सामने साझा करते हैं, तो ये बताओ कि मिलना किसको चाहिए, इन्हीं दोनों को। इसीलिए इनको क्या मिला था, नोबेल पुरस्कार मिला था। अब पहला जो इनका नियम था बेटा, कि पहला बताया गया इनका कि इन्होंने क्या बताया कि जो डीएनए होता है वह द्विकुंडलित प्रारूप होता है। अब द्विकुंडलित का मतलब क्या होता है कि यानी ये देख रहे हो, एक धागा इधर से दिखाई दे रहा है और एक धागा ऐसे गया है और एक धागा ऐसे गया, यानी दो धागे, ये दो धागे जैसे रस्सी जुड़ा होता है उस प्रकार की इसमें क्या होती है, आकृति। और इसी को हम क्या कहते हैं, यानी दो धागे होते हैं, दोनों एक दूसरे से क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, रज्जु या द्विकुंडलित कहते हैं। एक चीज और ध्यान रखना, अगर आपको देखना हो, ये दोनों इस तरह की होती हैं, जैसे जो आरएनए होता है वो सिंगल धागे का होता है और जो
डीएनए होता है, क्या होता है डबल धागे का। तो डबल धागे का मतलब ये होता है कि इसमें दोनों में जो है क्या क्या जुड़े होंगे, जैसे उसमें आपको जो है फास्फेट समूह भी जुड़ा होगा, शुगर भी जुड़ा होगा और नाइट्रोजनी क्षार भी जुड़ा हुआ है। एक धागे में अगर इसमें भी जुड़ा है, जैसे आपको उस दिन मैंने बताया था कि जैसे इसमें जुड़ा होता है सेम क्या होता है उसमें भी जुड़ा होता है, लेकिन इसके दोनों धागे में जुड़ा होता है, उसमें क्या होता है सिर्फ एक ही धागा होता है, एक ही धागे में जुड़ा होता है। ये आपको उस दिन बताया गया था ना। ये आपका क्या था, यहाँ पे शुगर था, यहाँ पे शुगर। ये उस दिन आपने समझा था इस तरह से। ये एक धागे का क्या है, यहां पे रहेगा एडेनिन, उसके बाद क्या रहेगा थायमिन, साइटोसिन और गुआनिन। ये इधर उधर हो सकता है। ये मान लेते हैं कि उसका हमने धागे को निकाला तो ये एक धागा जो उसका निकला है ये उसका हो गया। उसके बाद से हम दूसरे धागे को यहाँ देखते हैं। अगर ये इस तरह से होता है आरएनए में भी, तो लेकिन यहाँ पे क्या होता है थायमिन की जगह पे क्या होता है यूरोसिल होता है। ये आपने तो समझ लिया है। अब क्या करते हैं, अगर दूसरे धागे को देखें तो यहाँ पर भी कुछ इसी प्रकार की आकृति होगी। ये देख रहे हैं ना। अब ये बताओ, इसमें बताया गया था कि जब नाइट्रोजनी ये एक धागा हुआ और एक धागा क्या हुआ ये हुआ। अब यहां पर क्या जुटा होगा, यहां पे क्या जुटा होगा, अगर यहां पे क्या है एडेनिन है, यहां पे क्या जुटा होगा, क्या जुटा होगा थायमिन। और यहां पे थायमिन है तो यहां पे क्या जुटा होगा एडेनिन। यहां साइटोसिन है तो यहां पे क्या जुटा होगा गुआनिन। अगर यहाँ पे गुआनिन है तो यहाँ पे क्या जुटा होगा साइटोसिन। अब एक चीज ध्यान रखना, साइटोसिन और गुआनिन के जो बीच की जो होता है ये ट्रिपल बॉन्ड या हाइड्रोजन के ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा होता है, ठीक है ना, ये दिमाग में भर लेना। और ये किससे जुड़ा होता है हाइड्रोजन के डबल बॉन्ड से। तो अगर हम इनके इन धागों को लाएं तो ये वही तो यहाँ जुड़ रहा है। यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे एक तरफ क्या है, ये क्या है एडेनिन है, तो यहाँ पे क्या जुटा हुआ है थायमिन। यहाँ पे क्या थायमिन, तो यहाँ पे क्या जुटा हुआ है। और इसी तरह से यहाँ पर भी क्या होगा, यहाँ मान लो थायमिन है तो यहाँ पे क्या होगा एडेनिन। अगर यहाँ पर क्या है एडेनिन है तो यहाँ पे क्या होगा थायमिन। यहाँ गुआनिन है तो यहाँ पे क्या होगा साइटोसिन। अगर यहाँ साइटोसिन है तो यहाँ पे क्या होगा गुआनिन। इस तरह से ये क्या होते हैं रज्जु एक दूसरे से जुड़े हुए। बस समझ में। अब दूसरा जो उन्होंने महत्वपूर्ण चीज बताई थी कि इसमें इन्होंने दूसरा चीज क्या बताया था, तो दूसरा यही बताया था उन्होंने कि जो इसमें प्यूरिन और पिरामिडिन होते हैं वह एक यानी उसमें जो है एडेनिन थायमिन से जुड़ा होता है और थायमिन किससे जुड़ा होता है एडेनिन से, साइटोसिन गुआनिन से, और गुआनिन किससे जुड़ा होता है साइटोसिन से। यही दो चीजें बताई गई थी। अब तीसरा जो है, तीसरा इन्होंने बताया था कि जो ये दो क्या होते हैं नाइट्रोजनी क्षार होते हैं, इनकी बीच की दूरी क्या होती है, तो इनकी बीच की दूरी को उन्होंने बताया था कि 3.4 एंगस्ट्रॉम, 3.4 एंगस्ट्रॉम या क्या होता है 0.34 नैनोमीटर। यही बताया गया था ना। दूसरा देखते हैं, इसके बाद से ये दो क्षारक युग्मों के बीच की दूरी हो गई। अब ये जो यहां से यहां तक देख रहे हो, यहां से एक घुमावदार जो होता है यानी एक पिच की जो दूरी होती है ये कितनी होती है, यानी एक टर्न में इनकी दूरी कितनी होती है, तो ये 24 एंगस्ट्रॉम से लेकर 3.4 एंगस्ट्रॉम तक होती है, नैनोमीटर तक होती है। यानी यहां से ये देख रहे हो ना, यहां से यहां तक ये पूरा घुमा कि नहीं है, तो यहां से यहां तक की जो बीच की दूरी होती है बेटा ये 34 एंगस्ट्रॉम होती है या 3.4 नैनोमीटर होती है। और चौथा इन्होंने क्या बताया था कि डीएनए जो होते हैं, डीएनए के जो ये दोनों धागे होते हैं
वह एक दूसरे के विपरीत प्रति समानांतर होते हैं। प्रति समानांतर का मतलब क्या है कि एक क्या होगा, एक देखो एक तरफ ये अगर ये क्या है 5 डैश और 3 डैश सिरा है तो इधर क्या होगा, इधर क्या होगा जी, ये 3 डैश और ये क्या हो जाएगा 5 डैश, यानी एक दूसरे के प्रति समानांतर होते हैं। अब देखो एक पिच में जो है ये एक जो घुमावदार होता है इसमें कितने न्यूक्लियोटाइड होंगे, तो इसमें कुल जो है 10 पेयर होंगे, तो 10 पेयर का मतलब 20 न्यूक्लियोटाइड होंगे। कितने होंगे, 20 न्यूक्लियोटाइड होंगे। कई लोगों को एक कंफ्यूजन होगा कि सर एंगस्ट्रॉम और नैनोमीटर में कैसे उसको चेंज किया जाए। जैसे मान लो ये नैनोमीटर है, नैनोमीटर को एंगस्ट्रॉम में चेंज करना है या एंगस्ट्रॉम को किस में चेंज करना है, नैनोमीटर में। तो ध्यान रखना एक फार्मूला होता है, एक नैनोमीटर बराबर क्या होता है, एक नैनोमीटर बराबर होता है, एक नैनोमीटर बराबर होता है क्या 10⁻⁻⁹ क्या होता है, एंगस्ट्रॉम होता है। और एक एंगस्ट्रॉम बराबर क्या होता है, एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है, एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁻⁻। अब इसको जो है आपको चेंज करना है। अगर मान लो आप जो है 3.4 एंगस्ट्रॉम आया है ना, इसको नैनोमीटर में चेंज करना है। इधर ध्यान दो, पहले हम इसका पूरा यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम करते हैं। तो इसका कितना है, जो एक पिच है ना, एक पिच 1 पिच बराबर कितना दिया है 3.4 नैनोमीटर, यही दिया ना। अब इस नैनोमीटर को किसमें आप चेंज कर लो, एंगस्ट्रॉम में चेंज कर लो। तो इसको करोगे तो क्या होगा, एक नैनोमीटर बराबर क्या होता है 10, तो यहाँ पे हो जाएगा 3.4 इंटू 10⁻⁹। अब यहाँ पे ध्यान रखो, अगर इसको हमने क्या कर दिया 3.4 इंटू 10⁻⁹ और इंटू क्या कर दिया -10⁻�1, ऐसे कर दिया, यानी गुणा कर दिया। तो एक ये -1 से गुणा होते दशमलव क्या हो जाएगा, हट जाएगा, क्या हो जाएगा, हट जाएगा। अब जैसे ही हटेगा तो ये क्या हो जाएगा, या मान लो कि 9 एक कितना हो गया 10 हो गया ना, ये दशमलव हट जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 34 एंगस्ट्रॉम। यानी ये होगा इतना 3.4 इंटू क्या हो जाएगा 10⁻⁻10 ये होगा ना, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा 34 एंगस्ट्रॉम। इसी तरह से इसको निकाल लो, इसको एंगस्ट्रॉम में निकाल लो। तो इसको एंगस्ट्रॉम में निकालोगे तो क्या होगा, जो यहां से दो नाइट्रोजन क्षार के बीच की जो दूरी है ना, इसको निकालना है। तो यहाँ पे देखो क्या है 1.34 नैनोमीटर है ना, नैनोमीटर। अब इसको हल करो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0.34 इंटू 10⁻⁹, तो ये हो जाएगा 0.34 इंटू 10⁻⁹ इंटू 10⁻⁻1, तो ये क्या हो जाएगा 3.4 एंगस्ट्रॉम में निकल गया। एक क्वेश्चन लिख लो, पहले 2-3 पॉइंट लिख दो। तो मानव में बेस पेयर कितना होता है, क्षारक युग्म कितना होता है, तो अगुणित होता है 3 इंटू 10⁹ BP। नोट कर लेना, मानव में क्षारक युग्म कितनी होती है, अगर अगुणित कोशिका है तो उसमें क्या होता है अगुणित के लिए, मानव में अगुणित के लिए क्या बताया गया, क्या बताया गया 3 पॉइंट नोट करो, 3 इंटू 10⁹
3 × 10⁹ BP यानी बेस पेयर। अगर द्विगुणित होगा तो क्या हो जाएगा, तो द्विगुणित होगा तो इसका दुगना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6 × 10⁹ बेस पेयर। एक क्वेश्चन लिख लो, दो क्षारक युग्मक के बीच की दूरी, दो क्षारक युग्मक के बीच की दूरी 3.4 एंगस्ट्रॉम या 3.34 नैनोमीटर है। नैनोमीटर है, तो बताइए 6 × 10⁹ बेस पेयर की लंबाई कितनी होगी, बेस पेयर की लंबाई कितनी होगी। देखो इसमें साफ कहा है कि दो क्षारक युग्मक, ये दो क्षारक युग्मक के बीच की दूरी इतना दिया हुआ है, और दूसरा कह रहा है आपको बताना है कि अगर 6 × 10⁹ बेस पेयर की लंबाई आपको ज्ञात करना है, यही ना, 6 × 10⁹ बेस पेयर की हमें लंबाई ज्ञात करना है। तो दोनों की लंबाई ज्ञात करने के लिए हम कर लेंगे, तो यहाँ पर ये हो जाएगा, इसको हम करेंगे तो हो जाएगा 6 × 10⁹, ये तो पूरा 9 होगा ना, 9, और इंटू ये क्या हो जाएगा 3.4 एंगस्ट्रॉम है, तो एंगस्ट्रॉम में ही डाले दो। तो एंगस्ट्रॉम का क्या होता है, एंगस्ट्रॉम नहीं, नैनोमीटर में क्या होता है, नैनोमीटर में क्या होता है, -9 होता है ना, तो इसको लिख लो 0.34, इसको नैनोमीटर में लिख लो, इनटू क्या हो जाएगा 10⁻⁹। अब इस 9 -9 से ये +9 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो ये क्या हो गया 6 × 3.34। अब इसमें गुणा कर लो तो आंसर कितना आ जाएगा, गुणा करके देख लो कितना आंसर आएगा, 6.6 दिया है जी। हाँ तो 6.6 यहाँ पे गुणा करना, 6.6 है तो यहाँ 6.6। अब इसको गुणा करके देख लेना कि कितना आंसर आ रहा है, ये आ जाएगा 2.2 मीटर। मैंने आप लोगों को क्या क्या बता दिया, 3 चीजें जो है, आप लोगों को 4 चीजें मैंने बता दिया। पहले तो हमने ये बताया कि न्यूक्लिक अम्ल की खोज किसने किया, इसका नाम किसने दिया, और पहले जो है डीएनए के संरचना को किसने दिया, और डीएनए के बारे में वो 2 वैज्ञानिक कौन थे जिन्होंने विधिवत बताया, विधिवत बताने का काम कौन किया था, वाटसन और क्रिक ने। और इन्होंने निम्न यानी बहुत सारे इसके बारे में क्या थी, सूचनाएं थी, जिसमें पहला इन्होंने क्या बताया कि द्विकुंडलित होता है, तो मैंने द्विकुंडलित को बताया। दूसरा इन्होंने क्या बताया कि जो इसमें जो है जो बेस पेयर होते हैं, 2 क्षारक युग्मकों के बीच की दूरी क्या होती है, तो उन्होंने क्या बताया था 0.34 नैनोमीटर, या क्या होता है 3.4 एंगस्ट्रॉम होता है। और इसके बाद इन्होंने ये भी बताया कि जो ये एक कुंडलित होती है, जो एक पिच होती है, जो यहाँ से देखो, यहाँ से देख रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक जो मुड़ा है, इसके मुड़ने का पूरा दूरी कितना होता है, तो वो कितना होता है 34 एंगस्ट्रॉम या 3.4 नैनोमीटर होता है, ठीक है ना। ये आप लोगों को बता दिया गया। इसके बाद से इसमें इन्होंने बताया कि जो एडेनिन, एक क्या होते हैं, 2 चीजें, एक तो उन्होंने बताया था कि प्यूरिन और प्राइमेटिन में जो नाइट्रोजनी क्षार पाए जाते हैं, जैसे एडेनिन के बराबर कौन होता है, थायमिन, और उसी तरफ से जो उसमें क्या होता है
साइटोसिन होता है, साइटोसिन के बराबर क्या होता है, ग्वानिन होता है। ये बता दिया गया। इसके बाद से मैंने एक चीज और आप लोगों को बता दिया, ये पिच की दूरी वाली चीजों को मैंने बता दिया। तो यहां तक आपको कंप्लीट कर दिया। अब हम वाटसन और क्रिक के डीएनए का द्विकुंडली मॉडल को देख रहे थे। यही बताया गया कि इन्होंने जो है द्विरज्की मॉडल को कैसे दिया था वाटसन और क्रिक ने। तो इन्होंने ये बताया कि द्विरज्की ये क्या होता है, डीएनए जो होता है क्या होता है, द्विरज्की होता है। आपने देख लिया द्विरज्की कैसे होता है। दोनों रज्जु एक दूसरे के क्या होते हैं, प्रति समानांतर होते हैं, यानी एंटी होते हैं। दूसरा ये बताया गया कि द्विरज्की का आधार जो होता है, जो आधार आप लोगों को अभी बताया गया था कि जो ये क्या होता है, फास्फोरस के साथ, यानी फास्फेट और शुगर ऐसे जुड़े होते हैं ना, ये फास्फेट समूह शुगर के साथ जुड़े होते हैं। तो ये क्या होते हैं, इसके आधार होते हैं। क्या होते हैं, आधार, यानी इसके रीढ़ की हड्डी होते हैं। इसके रीढ़ की हड्डी को तैयार यही करते हैं। कौन कौन, फास्फेट समूह और शुगर में। सबसे महत्वपूर्ण चीज उन्होंने क्या बताया था कि जो प्यूरिन होता है वह प्राइमिडीन से क्या होता है, जुड़ा होता है। जैसे आपको बताया गया था कि एडेनिन होगा तो किससे जुड़ेगा, थायमिन से जुड़ेगा, और थायमिन होगा तो किससे जुड़ेगा, एडेनिन से। साइटोसिन होगा तो किससे जुड़ेगा, ग्वानिन से। ठीक है ना, तो ये चीज बताया। उसके बाद से आप लोगों को यह भी बता दिया गया कि दो नाइट्रोजनी क्षार के बीच की दूरी क्या होता है, ये बता दिया गया। उसके बाद से व्यास क्या होता है। इसके बाद से ये जो एक पिच होती है, इस पिच की दूरी क्या होती है, ये भी इन लोगों ने समझाने का काम किया। और सबसे लास्ट में इन्होंने ये बताया था कि एक हेलेक्स में, यानी जो ये एक मोड़ होता है, एक पिच में जो है कितने नाइट्रोजनी क्षार मिलते हैं, तो 10 जोड़ी नाइट्रोजनी क्षार मिलते हैं। यानी कुल मिला के कितने नाइट्रोजनी क्षार मिलते हैं, 20 नाइट्रोजन क्षार मिलते हैं। ठीक है, तो यही वाटसन और क्रिक का क्या था, नियम था। अब ये बात बार बार में दिमाग में हम लोग के आता है कि कई बच्चे ये कहते हैं सर इसमें बांड मिलते हैं। बांड क्या होता है, जैसे इसमें बंद पाए जाते हैं ना, ये बार बार आता है कि इसमें इस बंद से जुड़ा होता है। तो इसमें कौन कौन से बंद पाए जाते हैं, तो थोड़ा 2 मिनट के लिए हम समझेंगे कि इसमें बंद कौन कौन से पाए जाते हैं। और देखो बताया जा रहा है कि डीएनए में जो है, डीएनए जो है इसमें कौन कौन से बॉन्ड पाए जाते हैं, कौन कौन से बंध पाए जाते हैं। तो आप जानते हो कि आप लोगों को शुरू में ही बताया गया था कि ये कैसे जुड़ा होता है। जैसे इनमें जो डीएनए को देखोगे, डीएनए में क्या होता है, एक तो होता है पहले फास्फेट समूह होता है। कौन होता है, फास्फेट समूह। फास्फेट समूह होता है ना, बोलो, ये भी क्या होता है, फास्फेट समूह। और यहां पर कौन होता है, क्या होता है, शुगर होता है। और यहां शुगर से कौन जुड़ा होता है, क्या जुड़ा होता है, नाइट्रोजनी क्षार जुड़ा होता है। ये भी जुड़ा होता है, नाइट्रोजनी क्षार। तो मान लो अगर यहां पे एडेनिन जुड़ा है, ध्यान देना। अब ये देखो, ये इसको बंद कहा जाता है। ये वाला जो देख रहे हो ना, इसको क्या कहता है, बंद। इसको कहा जाता है, इस बंद को कहा जाता है फास्फोएस्टर बंद कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फास्फो एस्टर बॉन्ड। ध्यान देना, हिंदी में लिख दे सकते हो फास्फोएस्टर बॉन्ड। ये भी क्या है, अगर ये शुगर और ये फास्फोरस फास्फेट से जुड़ा हुआ तो ये भी क्या होगा, ये क्या होगा बेटा, ये भी होगा फास्फोएस्टर फास्फोएस्टर बॉन्ड हो गया। ये जो होता है, ये जो जुड़ा होता है, इसको क्या कहता है, ये जो इससे कौन जुड़ा होता है, ये जो नाइट्रोजनी क्षार जो किससे जुड़ा होता है, ध्यान देना, ये एक चीज ध्यान रखना, ये पेंटोस शर्करा, पेंटोस शर्करा से कौन जुड़ा हुआ है, नाइट्रोजन क्षार। तो इसको कहा जाता है ग्लाइकोसाइड बॉन्ड। क्या कहा जाता है, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। और एक चीज आपने देखा है, इधर देखो, यहां पे देख रहे हो कि ये तो एक का है ना, तो
तो यहां पर एडेनिन जुड़ा हुआ है, तो यहां पे क्या जुड़ा हुआ है? थाइमिन। तो यानी इसका मतलब यहां पर अब जैसे कि जुड़ा हुआ है एडेनिन, तो इसके साथ ये क्या जुड़ा होता है? क्या जुड़ा होता है? थाइमिन। और आपको बताया गया था कि ये जब जुड़ता है तो एडेनिन के साथ थाइमिन या थाइमिन के साथ एडेनिन जुड़ता है तो हाइड्रोजन के डबल बॉन्ड से जुड़ता है। तो ये क्या है? यहां पर ये क्या है? हाइड्रोजन बॉन्ड है। क्या है? हाइड्रोजन बॉन्ड। यानी हम क्या देख रहे हैं? एक बार ध्यान से देखो, यहां समझो बेटा। हाँ, इधर देखो। हमने बताया कि इसमें 3 प्रकार के क्या पाए जा रहे हैं? बॉन्ड पाए जा रहे हैं। एक फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड पाया जाता है, दूसरा क्या पाया जाता है? ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड पाया जाता है, और तीसरा बताया गया कि हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। अब चूंकि यहां पे मैंने लिखा है फास्फोएस्टर बॉन्ड, कहीं भी इसमें हमने जो है फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड लिखा नहीं है। तो एक चीज, और डाई मीन्स क्या होता है? डाई, डाई मीन्स 2। तो इसमें कौन 2 बार आया है? फास्फोएस्टर। तो 2 बार आया तो उसको हम लिख नहीं सकते हैं कि फास्फोएस्टर बॉन्ड, फास्फोएस्टर यानी फास्फोएस्टर बॉन्ड धन फास्फोएस्टर बराबर क्या हो जाएगा? फास्फोडाई एस्टर बॉन्ड। बस हो तो गया। समझ में आया? अब ये बराबर क्या हो गया? फास्फो डाई एस्टर बॉन्ड। समझ में आया? तो अब आप डीएनए में कौन कौन से बॉन्ड पाए जाते हैं? तो डीएनए में मुख्य रूप से 3 बॉन्ड पाए जाते हैं, फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड, ग्लाइकोसाइड बॉन्ड और हाइड्रोजन बॉन्ड। अब ये आपको समझ में आया कि फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड कौन होता है? जो फास्फोरस से जुड़ा होता है। देखना, जितना शुगर होता है वो 2 फास्फेट समूह से जुड़ा होता है। ध्यान रखना, इधर देखो, वो कभी भी 2 से जुड़ा होता है। इसलिए एक बॉन्ड यहां बनता है, एक बॉन्ड यहां बनता है। जितने भी होंगे सब में 2 क्या होता है? फास्फेट से जुड़ा होता है ना, जितना पेंटोस शर्करा है। तो इसलिए इसमें 2 बॉन्ड बनते हैं, फास्फोएस्टर बॉन्ड। तो दोनों को मिला के क्या बन जाता है? फास्फोडाई एस्टर बॉन्ड बन जाता है। और ये वाला जो ये पेंटोस शर्करा और क्या जो नाइट्रोजनी क्षार के बीच में जो बॉन्ड बनता है उसको हमने क्या बताया? ग्लाइकोसाइड बॉन्ड बताया। और जब क्या होता है? 2 नाइट्रोजनी क्षार यानी जब प्यूरिन और एडेनिन, एडेनिन कह रहे हैं, पैरामिडीन क्या होते हैं? जब ये जुड़ते हैं तो उनके बीच में जो बॉन्ड बनता है वो कौन सा होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। बस दिमाग में रख लें। समझ में आया यहां तक? अब ये हाइड्रोजन बॉन्ड क्या हो सकते हैं? या तो डबल बॉन्ड हो गया, नहीं तो ट्रिपल बॉन्ड। हाइड्रोजन में अगर मान लो ये एडेनिन के साथ कौन जुड़ेगा? थाइमिन। तो ये कैसा होगा? डबल बॉन्ड होगा। या थाइमिन के साथ क्या जुड़ेगा? एडेनिन। तो ये भी क्या होगा? डबल। लेकिन जब साइटोसिन के साथ क्या जुटेगा? ग्वानिन। तो ये क्या होता है? ट्रिपल बॉन्ड होता है। और ग्वानिन के साथ कौन जुटेगा? साइटोसिन। तो ये भी क्या होता है? ट्रिपल बॉन्ड। ये हाइड्रोजन के यही है। ठीक है, किसी कोई दिक्कत? अब हम आते हैं, एक छोटा सा नियम है, उस नियम को बता देते हैं और उसके बाद से हम लोग डीएनए की पैकेजिंग को समझेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं डीएनए की जो पैकेजिंग है, उससे पहले हम क्या समझने का प्रयास करेंगे? चरगाफ रूल है एक छोटा सा, इसमें वो दे रखा है एनसीईआरटी की बुक में, चरगाफ रूल। जिसे हिंदी में कहेंगे चरगाफ का नियम। ध्यान दो यहां पे,
डीएनए संबंधी जो है चरगाफ ने नियम क्या दे रखे हैं। चरगाफ ने यही कहा कि जो कोशिकाओं यानी जो केंद्रक के अंदर डीएनए पाया जाता है, तो डीएनए में जो नाइट्रोजनी क्षार होते हैं, नाइट्रोजनी क्षार होते हैं, जैसे मान लो कि जितना एडेनिन होगा, एडेनिन की संख्या जितनी होगी उतना ही किसकी संख्या होती है, थाइमिन। और जितना ही साइटोसिन की संख्या होगी उतना ही क्या होगा, ग्वानिन। और यही क्या है, चरगाफ का नियम। बात समझ में आया। जैसे मान लो ये दो आपका जो है, हम मान लेते हैं कि ये क्या है, एक डीएनए का रज्जु ये है और एक डीएनए का रज्जु ये है। अगर यहां पर क्या पाया जा रहा है, यहां पे मान लो एडेनिन है, यहां पे क्या है, साइटोसिन है, यहां पे क्या है, थाइमिन है, यहां पे क्या है, ग्वानिन है, फिर यहां पे क्या है, यहां पे मान लो एडेनिन है, ठीक है ना। यहां पे क्या हो गया, एडेनिन, और यहां पे क्या हो गया, साइटोसिन, यहां पे क्या हो गया, ग्वानिन, और यहां पे मान लेते हैं क्या है, थाइमिन, और यहां पे मान लेते हैं फिर क्या आ गया, साइटोसिन ही आ गया। मान लो इतना संख्या हो गया, ये 10 भी हो सकता, ठीक ना। तो अगर यहां पे एडेनिन है तो यहां पर क्या होगा, इस वाले रज्जु में क्या होगा, थाइमिन होगा एकदम, यहां तो कोई दिक्कत तो है नहीं। यहां साइटोसिन है तो यहां क्या होगा, ग्वानिन, यहां थाइमिन है तो क्या होगा, एडेनिन होगा। अगर यहां पर क्या है, ग्वानिन है तो क्या होगा, साइटोसिन, यहां एडेनिन है तो क्या होगा, थाइमिन, यहां साइटोसिन है तो क्या होगा, ग्वानिन, यहां ग्वानिन है तो क्या होगा, साइटोसिन, यहां थाइमिन है तो क्या होगा, एडेनिन होगा, यहां साइटोसिन है तो यहां पे क्या होगा, ग्वानिन होगा। बस अंतर क्या होगा कि जहां ये एडेनिन और थाइमिन होंगे तो ये डबल बॉन्ड से होंगे, और ये क्या होंगे, ट्रिपल बॉन्ड से होंगे, और ये भी क्या होगा, ये क्या होगा, डबल बॉन्ड से होगा, ये क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड से, ये क्या होगा, डबल बॉन्ड, यहां पे क्या होगा, यहां तो आप में कोई दिक्कत तो है नहीं। अब इसमें देखते हैं, अगर मान लो, इसमें ध्यान दो, यहां पे हम देखेंगे कि इसमें एडेनिन की संख्या कितनी है। पहले में एडेनिन की संख्या कितनी है, एक एडेनिन ये है ना, एक एडेनिन यहां पे है, ये दो ये हो गया, ये हो गया 3, और ये क्या हो गया 4। यहां एडेनिन की संख्या कितनी है, एडेनिन कितने हैं, 4 है। तो अब बताओ, इसमें एडेनिन 4 है तो थाइमिन कितना होगा, थाइमिन को भी गिन लेते हैं। एक देखो ये हो गया, एक ये हो गया 2, और एक ये हो गया 3, और एक ये हो गया 4। यानी आप देख रहे हो कि यहां पर जो है थाइमिन की भी संख्या कितनी होगी, 4 ही। इसी तरह से अगर इसमें देखोगे साइटोसिन की जितनी संख्या होगी उतना ही किसका संख्या होगा, किसका होगा, ग्वानिन का। जैसे साइटोसिन यहां पे क्या है, तो साइटोसिन एक ये हुआ, साइटोसिन एक ये हुआ, और साइटोसिन एक ये हुआ, 3 इधर हुआ, ये हो गया 4, और ये क्या हो गया 5। यानी साइटोसिन की संख्या कितनी आ रही है, साइटोसिन की संख्या 5 आ रही है। तो अब ग्वानिन गिन लेना, वो भी कितना आएगा, 5। देखो एक ग्वानिन ये है, 2 3 4 और एक 5, यानी ग्वानिन की संख्या कितनी आ गई, 5। और यही तो किसने बताया था, चरगाफ महोदय ने बताया था कि इतना ही क्या होती है, दोनों तरफ इनकी संख्याएं क्या होती हैं, जितना एडेनिन होगा उतना ही क्या होगा, ग्वानिन, उतना ही क्या होगा, जितना एडेनिन होगा उतना ही थाइमिन होगा, जितना क्या होगा, थाइमिन होगा उतना ही क्या होगा, एडेनिन होगा, और जितना साइटोसिन होगा उतना क्या होगा, ग्वानिन होगा, जितना ग्वानिन होगा उतना ही क्या होगा, साइटोसिन होगा। ठीक है, ये चरगाफ का नियम। इस पे जो है, इससे कुछ जो है न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन आते हैं, है तो नियम बड़ा आसान, लेकिन इससे कुछ आते हैं। जैसे मान लो कह रहा है कि कोई डीएनए है, यदि किसी डीएनए में 30% जो है एडेनिन है,
तो उसमें कितना परसेंट जो है ग्वानिन होगा। हाँ, ग्वानिन बताना है कि कितना परसेंट होगा। जैसे मान लो कह रहा है कि कोई ये डीएनए है, मान लो किसी डीएनए में जो है, डीएनए में एडेनिन की संख्या कितने परसेंट है, एडेनिन कितना परसेंट है, 30% है। तो आपको उसमें ग्वानिन की संख्या को क्या, परसेंटेज को क्या करना है, ज्ञात करना है। तो अब सीधी सी बात, इधर देखो, इधर ध्यान से देखो, समझने का प्रयास करो। एडेनिन किसके साथ जुड़ता है, अब ये कह रहा है कि किसी डीएनए में जो है एडेनिन की संख्या 30% है, तो किसमें 30%, 100 में 30% होता है ना, तो 100 में 30% क्या है, एडेनिन है। तो एडेनिन आप देख रहे हो कि यहां पे एडेनिन कितना आ रहा है, एडेनिन आ रहा है 30%, तो थायमिन कितना आ जाएगा, ये भी कितना आ जाएगा, 30%। कितना निकल हो गया, दोनों मिलाकर कितना हो गया, 60% हो गया। अब इसके बाद से अब हमें ग्वानिन निकालना है। तो ग्वानिन यानी आपको साइटोसिन प्लस ग्वानिन मिला के कितना हो रहा है, 40%, यानी 100 में से हम क्या करेंगे, 100 में से 40 को हम घटा दिए, 60 को घटा दिए ना, किसको घटा दिए, 60 को, तो दोनों मिला के कितना हो गया, 40% हो गया। अब इस 40% में एक का निकालना है ना, सिर्फ हमको ग्वानिन को निकालना है। तो हम ग्वानिन को निकालेंगे, तो ग्वानिन यानी यहां पे ग्वानिन दिया हुआ है, तो ग्वानिन को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये दोनों मिला के हुआ है ना, साइटोसिन और ग्वानिन दोनों मिला के 40% हुआ है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि 40 बट्टा कितना, 2, तो ये कितना निकल जाएगा, 20, यानी ग्वानिन की परसेंटेज कितना निकल जाएगा, 20%। आ गया समझ में? तो क्वेश्चन लिखो, ये अगर कुल डीएनए में, दूसरा क्वेश्चन लिखो, यदि कुल डीएनए में 22.8%, 22.8% लिख लिए, साइटोसिन है, तो थायमिन कितना परसेंट होगा, जल्दी निकाल के बताओ। ये पहला क्वेश्चन था। अब दूसरा आपको बताया गया, दूसरा कितना बताया गया जी, यहां कुल डीएनए में साइटोसिन कितना दिया है, कितना था, 22 कितना है, 8%, 22.8% है। तो हमें क्या निकालना है, थायमिन को परसेंटेज ज्ञात करना है, थायमिन कितना होगा। लग गया, कितने लोग हल कर लिए, कितने लोग हल हो गया, इधर देखो, क्योंकि समय कम है, अभी घंटी का समय भी हो जाएगा, तो पहले समझो। यहां देखो, एक बार सवाल को समझ लेना, घर पे इस तरह का जितना सवाल मिलेगा हल करते रहना, एक बार समझ लो, कोई दिक्कत नहीं होगा। अभी मैं एक ट्रिक भी बताऊंगा, ट्रिक बता दूंगा तो और आसान हो जाएगा, पहले इसको समझ लो। यहां देखो, यहां पे साइटोसिन कितना दे रखा है, साइटोसिन दे रखा है 22.8%। तो साइटोसिन किससे जुड़ता है, जितना साइटोसिन होगा उतना ही क्या होगा, ग्वानिन होगा। तो ग्वानिन भी कितना हो जाएगा, 22.8%। अब इन दोनों को जोड़ लें, यानी साइटोसिन प्लस ग्वानिन बराबर कितना हो जाएगा, 22.8 धन 22.8, यानी ये हो जाएगा 45 कितना हो जाएगा, अरे 8 8 16 के 6, हासिल कितना हो गया 1, और 2 2 4 1 5, ठीक है ना, 45.6 हो रहा है, 45.6 हो गया। अब इसका निकल गया 45.6, किसका, साइटोसिन और ग्वानिन का। तो आप जानते हो, अब हमें थायमिन का निकालना है। तो थायमिन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले थायमिन और
किसको निकालेंगे? थायमीन और एडेनिन को निकालेंगे। तो थायमीन, अब क्या होगा? थायमीन और एडेनिन के लिए क्या होगा? ये जितना आया है यानी उतना में से 100 में से क्या करेंगे? 45.6 को घटा देंगे तो ये हो जाएगा 54.4। आगे 54.4। अरे 45.6 में से घटाओगे तो कितना आएगा? 54.4 नहीं आएगा। अब इसमें हम क्या करेंगे? अरे घटा के देखो ना जी, 100 में से 45 घटाओ, कितना हो जाएगा? यही तो आएगा। अब हम क्या करेंगे? ये आ गया ना, अब हम इन दोनों का निकल गया, अब एक का निकालना है। मान लो हमें थायमीन का निकालना है, तो थायमीन में 54.4 बटा क्या लिख देंगे? 2। तो यहां देखो 2 दूना 4, 2 सत्ते 14 और दूध ना 4, यानी कितना आ जाएगा? 27.2%। यही आंसर हो जाएगा। वीडियो में दिख रहा है? ये समझ में आया? नुसरत को नहीं समझ में आया। सुनो इधर, इनको इसलिए नहीं समझ में आया है, इनको जाके फंसा है जानते हो कहां? क्योंकि मैथ में एक समस्या होती है कि जब मैथ में जहां पे सवाल का खोज करता है ना, दिमाग को हट करता है कैसे आ गया, तो वहीं से मैथ गड़बड़ हो जाता है। अरे देखो, इनको जानते हो एलकेजी वाले बच्चों की तरह समझाना पड़ेगा। हमने क्या किया? यहां 100 है, ठीक है ना? यहां पे हमने क्या लिख दिया? यहां पे आया था 54, क्या आया था? 54.4, यहां दशमलव लगा के 0 बढ़ा दिए, ठीक है ना? अब घटा लेते हैं, 10 में से 4 जाएगा, कितना आ जाएगा? ये 54 आया था, क्या आया था? ये 54 कैसा है? ये 45 है ना? कितना है? 45.6 है ना? अब यहां देखो 10 में से 6 जाएगा तो क्या होगा? 4। यहां क्या हो गया? 9 में से 5 गया 4। यहां क्या है? 9 में से, अब यहां 9 में से क्या गया? 4, क्या हो जाएगा? 5। तो ये तो है। अभी भी नहीं समझ आया? इनके पास देखो, इनके पास कुछ नहीं है, इनके पास जाएंगे मांगने के लिए, इनके पास भी कुछ नहीं है, इनसे मांगेंगे, इनके पास भी कुछ नहीं है, इनको मांग लेंगे। तो ये 10 हो गए। अब 10 एक इनको दे दिए तो क्या हो गया? 9। इनके पास कितना बचा? 9। इनके पास कितना हो गया? 10। अब ये एक इनको दे दिए तो इनके पास क्या बचा? 9। तो यहाँ 10 में से अब क्या हुआ? 6 घटा 4। यहाँ 9 में से 5 गया, क्या हुआ? 4। और यहाँ 9 बचा, 9 में से 4 गया, आ गया। तो यही तो आया है यहाँ पे। अब समझ में आया? अच्छा, एक आप लोग अपने मन से लिखा के दिखाओ। एक क्वेश्चन लिखो, इसी क्वेश्चन को लिख लो जैसे आपने लिखा था। यदि कुल डीएनए में 22.8% साइटोसिन है तो ग्वानिन कितना होगा? ग्वानिन कितना परसेंट होगा? देखते हैं कौन हल करके दिखाता है तुरंत। ग्वानिन कितना परसेंट होगा? भाई आप पहले लिख लो, लिख के बताओ कितना होगा। देखते हैं कौन जल्दी हल कर लेता है। क्या क्वेश्चन बताया गया कि यदि मान लो कोई डीएनए है और उस डीएनए में जो है, कुल डीएनए में से 22.8% क्या है? साइटोसिन है, तो ग्वानिन कितना परसेंट होगा? कौन बता देगा? हाँ, कितना होगा? बस उसमें कुछ नहीं करना है, जितना ये है उतना ही होगा, बस यही दिमाग रखना है। अब देखो, अगर इस तरह का सवाल आता है और आपके पास समय नहीं है तो एक फार्मूला लगाया जाता है, ट्रिक लिख लो। जितना भी दिया रहेगा ना, उसमें से आप क्या करोगे? उसके 50% में से घटा देना उसी संख्या को, आपका दूसरे का मान निकल जाएगा। अगर विपरीत दिया है तो, जैसे मान लो क्वेश्चन है कि कुल डीएनए का जो है 22.8% क्या है? साइटोसिन है। तो अब थायमीन पूछ रहा है, ग्वानिन पूछेगा तो आप डायरेक्ट वही लिख दोगे, लेकिन थायमीन पूछ रहा है तो उसमें क्या करोगे? 50% में से वो संख्या घटा दो तो आंसर आ जाएगा। ट्रिक समझो,
50% में से क्या करोगे, 50% माइनस जो संख्या दिया है। मान लो यहां पे देख रहा मैं, इसको मैंने ऐसे लगाया है, एक आसान तरीका बता रहा हूं। जैसे ये 22.8 दिया ना, थाइमिन निकालना है, ये विपरीत है। अगर यहां पे ग्वानिन देता तो इसी को लिख देते, तो इतना करने का मतलब नहीं था। निकालोगे, माइनस करोगे तो क्या होगा, 50.0 और माइनस क्या हो जाएगा 22.8, घटा दो आंसर आ जाएगा। 50 में से घटा दो भी आ जाएगा। कितना आ जाएगा देख लो, 27.2 आ जाएगा। 2%, ये आंसर हो जाएगा। बहुत आसान, समझ में आया ट्रिक? ये ट्रिक समझ में आया? अरे 50%, 100 में से 50% घटा देना, नहीं 50 से घटा देना है। जो संख्या दिया होगा उसको 50 में से घटा देना, आ जाएगा आंसर। तो ये क्वेश्चन लिखो, देखते हैं इसको कौन हल करता है। डीएनए में मान लो 22% साइटोसिन है, तो थाइमिन कितना परसेंट होगा? 22% है तो थाइमिन कितना होगा? जैसे ये माइनस, ये दशमलव में नहीं पूछता है, ये थोड़ा सा घुमाने के लिए किया गया है कि देखें आपका दिमाग कहाँ तक काम कर रहा है। वो ज़्यादा इसी तरह का क्वेश्चन पूछता है। कितना होगा? 18% होगा। क्लियर हो? अगर 22% है, हाँ, तो थाइमिन कितना है? हाँ, कितना होगा? 28%। बहुत बढ़िया। कितना होगा? 28%। 50% में 50 में से घटा दो 22, कितना आ जाएगा? 28%। ट्रिक आसान है ना? हाँ देखिए क्वेश्चन लिखो तो देखते हैं इसको कौन जल्दी बता देता है। हाँ, कुल डीएनए में 87% थाइमिन है, तो ग्वानिन कितना परसेंट होगा? 13%। देखो एक लड़की कितना तेज हल्की है, 13%। और 30%। कैसे आ गया 30%? 30%, वाह, ये बड़े फास्ट हो। और 13 आएगा। बहुत, कोई मुझे समझा दे कैसे आया है 13? कौन है आप लोग बताएं। 100 में से 87 को घटा दो। 100 में से 87 घटा दे कैसे? 100 में से 87? अरे मूर्खों, ये सवाल ही गलत है। अब ये बताओ, अगर 100 में से 87% क्या है? थाइमिन है, तो एडेनिन कितना होगा? भाई उतना ही एडेनिन में होना चाहिए ना। अब 100 में से 87 ये तो कहाँ से आएगा? ये सवाल कहाँ से है जी? हम तो कुछ भी बोलेंगे तो नहीं, आप नहीं देख रहे हो, आपको नहीं लग रहा है कि सवाल गलत है। कहाँ से तब तक आप ग्वानिन भी निकाल लिए। अरे पहले तो आप क्या निकालोगे? अगर थाइमिन है तो एडेनिन को निकालोगे ना। तो 100 में 87 क्या है? थाइमिन है। तो अब 87 और जोड़ दो तो कितना हो जाएगा? 100 से ज़्यादा नहीं हो जा रहा है? तो ये आप सीधे कह सकते थे कि सर ये जो है कॉन्सेप्ट ही गलत है, ये सवाल ही क्या है? गलत है। निश्चित रूप से ध्यान रखना, वो कभी भी आएगा तो 50 से नीचे आएगा, ठीक ना? ठीक है। अब हम ये आप लोग देखना, इस पे जो सवाल आएगा हमारे हिसाब से आप आसानी से हल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम देखेंगे सीधे जो है डीएनए की पैकेजिंग। देखो डीएनए की पैकेजिंग को देखते हैं। ये बता दें, एक चीज बताओ, जैसे
अगर हम अपने दूर की बात छोड़ो, अगर हम सिर्फ अपने स्किन की बात करें तो जो हमारा स्किन होता है, ये स्किन की हमारे शरीर की कोशिकाएं इतनी सूक्ष्म होती हैं कि जिनको हम अपने नग्न आंखों से नहीं देख सकते। इसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप का प्रयोग करना पड़ता है ना। अब अगर हम मान लो कि त्वचा की एक कोशिका को लेते हैं, अगर हम उसको देखते हैं तो मान लेते हैं कि ये हमारे शरीर की ये क्या है, ये कोशिका है, ये कोशिका है। अब हमारे कोशिका के अंदर जो है जो क्रोमोसोम होता है, गुणसूत्र होते हैं, गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46 होती है। तो इसके अंदर जो है कितने गुणसूत्र होंगे बेटा? 46 गुणसूत्र होंगे। अगर एक गुणसूत्र को हम निकाल लें, क्या करें? एक गुणसूत्र को निकाल कर अगर हम उसे देखेंगे तो मान लो उसमें डीएनए की आकृति कुछ इस प्रकार से है। जैसे ये आपका क्या है? इसको दूसरे प्रकार से ये जो डीएनए है कुछ इस प्रकार का, इधर भी जो डीएनए होगा वो क्या होगा? कुछ इस प्रकार का दिखाई देगा। देख रहे हो? ये एक का संरचना कुछ इस प्रकार की होती है। वीडियो आने देखो। इसमें जो है यानी इसमें से 46 है ना, ध्यान देना इधर, ये गुणसूत्र कुल कितने हैं? 46। उसमें से एक गुणसूत्र को हमने निकाल के देखा तो एक गुणसूत्र में इस प्रकार से आपके क्या हो रहे हैं? इसकी संरचना दिखाई दे रही है। ये जो एक संरचना यहां से यहां तक दिखाई दे रही है, यहां से यहां तक और यहां से यहां तक, इसको जानते हो क्या कहा जाता है? इसके एक पेड़ को कहा जाता है क्रोमेटेड। क्या कहा जाता है? लिख लेना आप लोग, क्रोमेटेड। ये भी क्या है? अब ये बताओ, इस तरह के अगर हम 46 गुणसूत्रों को निकाल के और देखें तो कितने क्रोमेटेड बनेंगे? अरे एक में 2 क्रोमेटेड बन रहे हैं तो 46 में कितना बन जाएगा? कितना बनेगा? 92। अरे 45 गुना 90 और 46 है तो कितना हो गया? 92 हो गया। यानी कुल कितने क्रोमेटेड बनेंगे? बोलो। अगर सारे धागों को निकाल दें तो क्रोमेटोड की संख्या कितनी हो जाएगी? जैसे ऐसे बनेगा ना, एक में 2 बनेगा, ऐसे ऐसे, ये 2 बनेगा, मान लो यहाँ ऐसे ऐसे बनता जाएगा, इसका भी ऐसे ऐसे बनता जाएगा। कितने? ये एक हुआ, एक ऐसे करके कितना बनेगा? 46 जोड़ा बनेगा ना, तो 46 में कितने बन जाएंगे? 92। यानी कुल कितने धागे बनेंगे बेटा? 92 धागे बनेंगे। एक धागा ये, एक धागा ये, तो ऐसे कितने धागे बनेंगे? 92। अब एक चीज ध्यान रखना, अगर इन सारे धागों को क्या किया जाए? जोड़ा जाए, पिरोया जाए, तो ये क्या होंगे? एक धागों की लंबी श्रृंखला बन जाएगी। क्या बन जाएगी? धागों की लंबी श्रृंखला बन जाएगी। और लगभग जो है इन धागों की, यानी एक केंद्रक में, ध्यान दो, हमारे शरीर की कोशिका की एक केंद्रक में जो है इन धागों की कुल लंबाई, यानी जो 92 बन रहा है ना, 92 धागे बन रहे हैं, इनकी कुल लंबाई जो है लगभग जो है 2.2 मीटर के बराबर हो जाता है। यानी ऐसे इससे भी बड़ा हो जाता है, 2.2 मीटर के बराबर हो जाता है। अब सवाल ये पैदा होता है, ध्यान रखना, मैंने क्या बताया इसको ध्यान से सुनना। मैंने कहा कि ये हमारे त्वचा का क्या है, हमने एक कोशिका के लिया, उसमें देखा कि भाई उसमें 46 गुणसूत्र हैं। एक गुणसूत्र को निकाला तो उसमें ऐसे 2 क्रोमेटेड दिखाई दे रहे थे। ऐसे कुल कितने क्रोमेटेड बन रहे हैं? 92 बन रहे हैं। अब इन 92 यानी 92 धागे बन रहे हैं, इनको जोड़ने से एक लंबा श्रृंखला बन जा रहा है। धागों का एक लंबा क्या बन रहा है? श्रृंखला बन रहा है। यानी लगभग ये कितने बन जा रहे हैं? 2.2 मीटर लंबा धागा बन रहा है। अब सवाल ये पैदा होता है कि 2.2 मीटर जो लंबा धागा बना है वह हमारे शरीर की जो कोशिका होती है वह इतनी सूक्ष्म होती है
जिनको नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं, उसमें ये धागे को पिरो के कैसे रखा गया है, प्रकृति ने कैसे उसमें रखा है। भाई इतना बड़ा धागा को इतनी छोटी केंद्रक जिसको हम देख भी नहीं सकते हैं, उसके अंदर रखा गया है, तो कैसे रखा गया है। यानी सवाल ये हमारे दिमाग में पैदा हुआ कि नहीं, 2.2 मीटर है, लगभग 2.5 मीटर, 2.25 मीटर के बराबर है। अब 2.25 मीटर उसमें रखा कैसे गया। अब चूंकि दिमाग में हमारे ये सवाल तो चलता है कि भाई ये धागा जो है कैसे, यानी 2.25 मीटर जो है डीएनए उस केंद्रक के अंदर है, तो देखो ये कैसे है। एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। आप देखते हो कि अभी ठंडी का मौसम स्टार्ट हुआ है, मकर संक्रांति में जो है ना, खिचड़ी के समय बहुत ज़्यादा पतंग उड़ाए जाते हैं, यहाँ तक कि इतने ऊंचाई तक उड़ाए जाते हैं, लगभग वो 2 किलोमीटर ऊंचाई तक के धागे से उड़ाए जाते हैं। और देखना, जैसे मान लो ये एक क्या है, पतंग है, ये क्या है, पतंग है, और इस पतंग में ये धागे बनाए गए और इसमें जो है यहाँ से धागा लपेट के और लगभग जो है 2 किलोमीटर ऊंचाई तक उड़ाया जाता है। और उड़ाने के बाद से वो इतना ऊंचा चला जाता है कि वो पतंग बहुत छोटा दिखता है। बड़ा पतंग भी क्या होता है, छोटा दिखता है। लगभग 2 किलोमीटर मान के चलो, यहाँ से बहुत दूर तक रोड पर बिछा दिया जाए तो बहुत दूर तक जाएगा। अब देखना, जो पतंग उड़ाता है तो वो क्या करता है, उसके हाथ में एक चरखा होता है, चरखा कुछ इस तरह का होता है, चरखा देखना, कुछ उसके हाथ में इस तरह का चरखा होता है। और इसी चरखे के ऊपर जब शाम होता है तो वह पतंग उड़ाने वाला व्यक्ति जो है इसी के अंदर पूरा धागे को ऐसे क्या कर देता है, लपेट देता है। देखियो, वह 2 किलोमीटर दूरी का धागा क्या हो जाता है, इसी चरखे के ऊपर लपेट जाता है ना। ठीक इसी प्रकार से ध्यान देना, जिस प्रकार से इसमें धागे का प्रयोग, यानी धागे को लपेटने के लिए, उस 2 किलोमीटर लंबे धागे को लपेटने के लिए एक चरखे का यूज किया जाता है, उसी तरह से प्रकृति ने हमारे शरीर में क्या किया है, डीएनए के धागे को लपेटने के लिए एक जिस चरखे का प्रयोग किया है, उस चरखे का नाम होता है हिस्टोन प्रोटीन। क्या नाम होता है, हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन कुछ इस प्रकार से एक ऐसे आकृति का होता है, क्या होता है, इस तरह का आकृति का होता है, ये गोल गोल होता है, और इसी के ऊपर जो है ना, इसी के ऊपर डीएनए ऐसे लटका हुआ होता है। समझ रहे हो, यानी ये क्या है, हिस्टोन प्रोटीन है। क्या समझे, ये चरखा था और चरखे की जगह पर ईश्वर ने क्या किया है हमारे शरीर में, उसका ले रखा है हिस्टोन प्रोटीन, इस गोले आकृति का होता है, और इसी पर लपेट कर पूरे शरीर के जितने भी ये जितने जीव होते हैं, क्या डीएनए, इसी पे लपेटे हुए होते हैं। ठीक है, घंटे का समय हो चुका है, कल इसको पैकेजिंग को सही से किया जाएगा। ठीक है।